जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने यह प्रण लिया था कि एक एक चीज को आपके लिए कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आपका पहला चैप्टर भौतिकी का क्या हो गया, कंप्लीट। और आज हम प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करने जा रहे हैं और प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। प्रकाश के परावर्तन को हमने बहुत ही अच्छे तरीका से किया। आज प्रकाश के अपवर्तन का समय है। अब देखिए, अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है, इस चीज को हमें पहले जानना है कि अपवर्तन होता क्या है, परावर्तन क्या होता है। उस चीज को हमें पहले समझना होगा। तो सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का अर्थ है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो प्रकाश का परावर्तन है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? मतलब कि किसी भी वस्तु पर पड़कर वो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचे, वो लाइट क्या कहलाती है? वो लाइट कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करके वो आती है, परावर्तित होकर आती है, उसे परावर्तन कहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आता है अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? अपवर्तन को समझने से पहले उसके एक उदाहरण को हम समझते हैं, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए कभी आप एक ग्लास में पानी भर लीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें अपने पेंसिल को डुबाइए, तो देखिएगा आपको पेंसिल टेढ़ा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पेंसिल जो है टेढ़ा नजर आएगा। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन कहते हैं। अगर पानी में एक कटोरा आप पानी ले लीजिए, उसमें एक सिक्का को डाल दीजिए, तो आप देखिएगा कि वो सिक्का आपको ऊपर नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो ये भी कारण है अपवर्तन का। ये भी कारण है किसका? तो अपवर्तन का। तो सबसे बड़ी बात, अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन का अर्थ है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब मतलब इसका समझिए। प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बात को समझिए, यहां पर बात की गहराइयों को समझने का प्रयास करिए। यहां बात की गहराई क्या है? यहां पर बात की गहराई यह है कि जब प्रकाश का एक किरण किसी भी पारदर्शी सतह से दूसरे पारदर्शी सतह को क्रॉस करती है, तो मान लीजिए कि यह कोई पारदर्शी सतह है, ठीक, और यह प्रकाश की किरण एक पारदर्शी सतह जैसे हवा को चीरते हुए आ रही है और इस पारदर्शी सतह से इस पारदर्शी सतह पर घुसी, तो वो अपना प्रकाश का किरण जो है मोड़ेगी। क्या करेगी? वो अपना प्रकाश का किरण मोड़ेगी। तो वो किधर की ओर मोड़ेगी? तो इधर की ओर मोड़ेगी, ठीक है। और फिर वो इससे निकलने के बाद वो इधर की ओर मुड़ेगी। इसका मतलब जब प्रकाश का किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम तक में जाती है और दिशा का परिवर्तन होता है, तो उस दिशा के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। तो किसका अपवर्तन कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम की ओर जाती है, तो वो अपना क्या बदलती है? दिशा बदलती है। और दिशा जब बदलती है तो उसी दिशा बदलने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक गिलास में पानी भरा हुआ है। इस गिलास में पानी भरा हुआ है। पानी कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, क्योंकि इसमें से प्रकाश की किरण होकर बाहर निकल जाती है। चलिए ठीक है। और ये क्या है? कोई किरण, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक वस्तु है। इस वस्तु को जैसे ही हम पानी में डुबाएंगे, तो ये हमारे पास हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है और दूसरा माध्यम हमारा पानी आ गया। तो जैसे ही इसको हम पानी में डुबाएं, तो देखिए आपको यहां पर दिखने में क्या लग रहा है? पेन थोड़ा सा आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा। पेन आपको क्या नजर आ रहा होगा? टेढ़ा नजर आ रहा होगा थोड़ा सा। अगर मैंने यहां पर इस पेंसिल को डुबाया या पेन को डुबाया, तो यहां पर आपको पेन क्या नजर आ रहा होगा? टेढ़ा नजर आ रहा होगा। टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है।
अब हम इस चीज को भी आगे पढ़ेंगे, जबकि कितना एंगल से हम देखते हैं किसी चीज को तो हमको क्या क्यों टेढ़ा दिखेगा, हम कितना एंगल से देखें ये हमको सीधा दिखेगा, तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहीं पर रखते हैं और फिर अपने चैप्टर के आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपना ये बदलती है, दिशा बदलती है, तो उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक गिलास में हम पेंसिल का मुड़ना, एक गिलास को, जैसे अभी मैंने गिलास को पानी में डुबाया तो उसका दिशा बदल गया, क्या हो गया, दिशा बदल गया। तो वो जब दिशा बदला तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। वहां पर उसमें अपवर्तन को हम उसमें समझे। ठीक है, अब हम आगे क्या समझेंगे, अब हम आगे समझेंगे प्रकाश की चाल को। क्या समझेंगे, प्रकाश की चाल को। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है, लेकिन हम यहां से एक चीज जाने कि जब भी प्रकाश चली, क्या हुई, प्रकाश चली, तो प्रकाश का माध्यम कभी हवा में कुछ और होगा, कभी पानी में उसका कुछ और स्पीड होगा, और अगर हम कहीं और हीलियम में डुबा दिए तो हीलियम में कुछ और, मरकरी में पानी को, मरकरी में किसी लाइट को पास करवाएं तो उसका स्पीड कुछ और होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश चाल जो है भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का चाल जो होता है विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। जितना मतलब प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश का गति जो है निर्वात में, अगर हम वैक्यूम में देखें, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, गैलियम सीजियम कुछ नहीं है, वहां पर प्रकाश का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड होता है किसका, प्रकाश के चाल का। अब वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी क्या होती है, कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी कम होती है, लेकिन हम उसको किसके बराबर ही मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ही बराबर हम उसको मान लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है पानी में प्रकाश की चाल। वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होती है। वायु की अपेक्षा प्रकाश में पानी की चाल प्रकाश में कम होती है। जितना ज्यादा वायु में प्रकाश का चाल रहता है उतना कम, मतलब उतना ज्यादा पानी में नहीं हो पाता। पानी में प्रकाश की चाल कम है और वायु में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। अब ये बात आती है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि पानी जो है डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब एकदम घना माध्यम है, क्योंकि उसमें लाइट जाएगा थोड़ा सा धीरे कर ही देगा। हवा जो है पूरा पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है हवा में, तो प्रकाश जब चलती है तो आसानी से गुजर जाती है प्रकाश उसमें, क्योंकि वह सघन है। सघन मतलब रेयरर मीडिया में आसानी से घुस जाता है। ठीक है, तो वायु की अपेक्षा पानी जो है प्रकाशता सघन माध्यम है। अगर हम यहां पर देखें तो वायु कौन से वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम होता है रेयरर मीडियम और विरल माध्यम होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है, विरल मतलब होता है डेंसर मीडियम, और सघन माध्यम मतलब होता है, सघन माध्यम मतलब क्या होता है, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। हाँ, तो पानी कौन सा माध्यम, पानी हो गया सघन माध्यम। सघन मतलब क्या होता है, डेंसर, पूरा घना। जैसे आप देखेंगे पानी एक दूसरे का मॉलिक्यूल एक दूसरे से पकड़ा हुआ रहता है पानी का। और विरल माध्यम मतलब एक दूसरे से फैला हुआ माध्यम, जैसे हवा। तो हवा यहां पर अगर मैं बात करूं, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है, क्योंकि वायु की अपेक्षा पानी कौन से माध्यम में होती है, सघन माध्यम। आपसे अगर कोई पूछे कि वायु की अपेक्षा पानी जो है किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है, प्रकाश की चाल किसमें कम है, तो पानी में कम है। क्यों कम है, क्योंकि वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम में है और पानी की अपेक्षा प्रकाशता विरल माध्यम में है। वायु कौन से माध्यम में है, विरल माध्यम में है, इसलिए हमको आसानी से यहां पर यह दिखता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और आप देखिए आगे, जिस माध्यम का प्रकाश से घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। बात सही है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा, मान लीजिए यहां पर बहुत ज्यादा घना है, यहां घना है, तो वहां से अगर आपको पानी, अगर वहां से प्रकाश की किरण जाना है
तो प्रकाश की किरण पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा घना, मान लीजिए एक दीवार है, दीवार बहुत ज्यादा घना है, तो वहां से अगर एक दीवार से दूसरे दीवार की ओर अगर हम टॉर्च को मारेंगे तो हमको क्या उधर किरण दिखेगा? क्या टॉर्च का लाइट हमको उधर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि दीवार पूरा घना है। अब मान लीजिए उसी तरह पानी है, तो पानी से उधर की उधर माने हमको हल्का हल्का दिखेगा, तो पानी थोड़ा सा उससे कम घना है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा माध्यम घना होगा प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगी। क्या होगी? प्रकाश की चाल हमको उतना ही कम होगी। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या चीज आता है, फिर उसको समझेंगे। देखिए, प्रकाश की किरण जब चलती है तो एक सरफेस, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो हमेशा रेयरर से डेंसर माध्यम की ओर चलती है। ठीक है, तो आप समझिएगा आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब बिंदु क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। तो ये सब चीज को अभी हम आगे की ओर समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। हाँ, तो अब समझते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई माध्यम है, या तो ये कोई माध्यम पानी वाला माध्यम है, ठीक है, और ये हवा है, ये एयर है, और ये कोई माध्यम है वाटर। कौन सा माध्यम है? वाटर। और जब प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, ये क्या कर रहा है? ये सतह पानी का माध्यम और वाटर के माध्यम को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी के माध्यम और वाटर के माध्यम को अलग कर रहा है। तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहती है। तो ये सरफेस कौन सा, ये सतह कौन सा है? दो माध्यम को अलग कर रहा है, ये हवा माध्यम और पानी माध्यम को अलग अलग कर दे रहा है। तो जब भी ये किरण आया, इस पे पड़ा, कौन से सतह पर? उस सतह पर पड़ा जिस पर, जो सतह दो माध्यम को अलग कर रही है, उसी सतह पर जब कोई किरण आकर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और आपतित बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। मतलब कि ये वाला सॉरी ये वाला जो माध्यम है, ये वाला जो सतह है, उसके आपतित किरण जो है जहां पर टकराती है, जिस सतह पर टकराती है, वह सतह कौन सा है? जिसे दो माध्यम, जो दो माध्यम को बांट दे, वो सतह है ये वाला। और जो किरण आती है वो आपतित किरण, और किरण जिस सतह पर टकराती है, उस सतह जहां पर टकराती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। अब आजिए अभिलंब। क्या? अभिलंब। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को इस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। यह सतह और ये बिंदु, तो इस बिंदु के सीधा खींचा हुआ रेखा को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। इस बिंदु का सीधा खींचा हुआ रेखा को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब आता है अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ये पहला माध्यम से किरण जो है दूसरा माध्यम में गुजरा, ये मुड़कर, फिर इस माध्यम, दूसरे माध्यम से निकलकर पहला, फिर दूसरे माध्यम से निकलकर प्रकाश की किरण क्या हुई? मुड़कर चली गई, और जो रेखा गई उसे कौन सा रेखा कहेंगे? उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब आता है आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में बनने वाली कोण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित कोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अभिलंब खींचा गया, और ये आपतन बिंदु और ये आपतित किरण, ये सब तीनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा, जो भी कोण बनेगा, वो आपतन कोण कहलाता है। तो ये वाला जो भी कोण रहेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और अपवर्तन कोण, तो ये वाला 90 डिग्री यहां से अभिलंब खींचा जाएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, अपवर्तित बिंदु हो गया। तो इस बिंदु से एक रेखा, सीधी रेखा खींची जाएगी जिसे हम अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब से यहाँ के, अभिलंब से और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? तो अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो यही है इसका व्याख्या किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। फिर आने वाले वीडियो में हम हर एक व्याख्या को अलग अलग चीज से समझेंगे। प्रकाश के किरण लेंस को समझेंगे, अपवर्तन को फिर और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।